स्क्रीन पर दिख रहे विमान को ध्यान से देखें। एक काले मैट रंग की वस्तु जिस पर कोई बड़ा निशान नहीं है और काफी ठोस बनावट वाला है। इसका आकार लगभग त्रिकोणीय है। यह साधारण लगता है, एक सस्ता प्रोटोटाइप जैसा लगता है, लगभग हानि रहित। लेकिन जो आप देख रहे हैं वह इस युद्ध के सबसे विनाशकारी हथियारों में से एक है और यह पिछले 3 सालों से पूरी तरह चुपचाप रूसी क्षेत्र पर हमला कर रही थी। अब इस दूसरे आदमी को देखिए। इनका नाम सर्गेई शोइगु है। आज वे रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव हैं, जो रूसी सरकार के सबसे ऊंचे पदों में से एक है। लेकिन आपके लिए जो जानना जरूरी है वो ये है कि वे पहले क्या थे। 2 साल पहले तक सर्गेई शोइगु लगातार 12 साल तक रूस के रक्षा मंत्री थे। यही वो थे जिन्होंने 2001 में यूक्रेन पर आक्रमण की निगरानी की थी। यही वो थे जिन्होंने युद्ध के हर सर्दी में यूक्रेन की बिजली संयंत्रों पर लगातार बमबारी की अनुमति दी थी। यही वह आदमी है जिसके खिलाफ आज अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने युद्ध अपराधों पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया। और यही आदमी इस समय सार्वजनिक रूप से ऐसी बात कह रहा है जो 5 साल पहले सोचना भी नामुमकिन था। Está acusando países नाटो, खासकर फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया को रूस के खिलाफ आक्रामकता में खुले तौर पर सहयोगी बताया गया है। उन्होंने यूक्रेनी ड्रोन को अपने हवाई क्षेत्र से गुजरने की अनुमति दी ताकि वे रूसी क्षेत्र पर हमला कर सके। उन्होंने हाल ही में यह कहा था। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि रूस में जो हो रहा है उसे और तरह से समझा नहीं सकते। सीमा से 1500 किलोमीटर दूर रिफाइनरियां जल रही हैं। एक ही हफ्ते में तेल का निर्यात 43% गिर गया है। 7 दिनों में $1 अरब की आमदनी का नुकसान हुआ है। और रूसी वायु रक्षा, जो दुनिया की सबसे महंगी और जटिल में से एक है, बस आसमान से आने वाली चीजों को रोक नहीं पा रही है। लेकिन शोइगु गलत है। ये नेटो नहीं है जो ये कर रहा है। और सच्चाई जब आप जानेंगे तो क्रेमलिन के लिए ये और भी ज्यादा असहज होगी। do que qualquer teoria. क्योंकि जो चीज रूस को अंदर से नष्ट कर रही है वह पूरी तरह से यूक्रेनी क्षेत्र में चुपचाप बनाई गई थी, जब दुनिया दूसरी ओर देख रही थी। इस हफ्ते यूक्रेन ने एक अजीब चीज की। उसने विदेशी राजनयिकों को अपनी राजधानी के एक निजी कमरे में आमंत्रित किया और एक ऐसा हथियार दिखाया जिसके बारे में किसी को पता नहीं था कि वह मौजूद है। उसने उसके बगल में एक छोटी सी तख्ती रखी, कवर हटाया और तभी 3 साल बाद स्वीकार किया कि यह हथियार 2023 से रूस पर हमला कर रहा था। 3 साल तक लड़ाई में, 3 साल तक पूरी चुप्पी, 3 साल चुप्पी, सैकड़ों मिशन, शायद हजारों, बिना किसी देश या लक्ष्य देश को पता चले, समझ ना आए कि मामला क्या था। आज आप समझेंगे कि यह हथियार क्या है, यूक्रेन ने इसे इतने समय तक क्यों छुपा कर रखा और अब इसे उजागर क्यों किया जा रहा है। शायद यह यूक्रेन की इस युद्ध में सबसे ज्यादा सोची समझी रणनीतिक चाल है। आइए उस कमरे में चले जहां सब कुछ सामने आया। 14 अप्रैल 2026 को यूक्रेन के विदेश मंत्रालय के एक कमरे में दर्जनों देशों के राजनयिकों को यूक्रेनी रक्षा उद्योग द्वारा बनाई गई हथियारों के बीच चलने के लिए आमंत्रित किया गया था। वहां लंबी दूरी की मिसाइल थी, नौसैनिक ड्रोन था, शाहिद ड्रोन को रोकने के लिए सिस्टम था, वे ईरानी ड्रोन जिन्हें रूस सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है। वहां इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरण भी था और हथियारों के इस गलियारे के बीच एक साधारण स्टैंड पर वही विमान रखा था जिसे आपने वीडियो की शुरुआत में देखा था। उसके बगल में एक छोटी सी प्लेट लगी थी। उसका नाम यूक्रेनी में सीशेन था, जिसका मतलब जनवरी होता है। उस प्लेट पर लिखी गई विशेषताएं देखकर राजनयिक चुप हो गए। 1400 किलोमीटर की रेंज, 20 मीटर की सटीकता, सीधे लक्ष्य पर, 40 किलो का मॉड्यूलर वारहेड,
यानी मिशन के हिसाब से बदला जा सकता है। देखिए, 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, 1500 मीटर की अधिकतम उड़ान ऊंचाई, लॉन्च के लिए तैयारी का समय 15 मिनट से भी कम, और शायद सबसे जरूरी जानकारी, यह ड्रोन सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के माहौल में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी जब दुश्मन नेविगेशन सिग्नल को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा हो, तब भी यह उड़ता रहता है और अपने लक्ष्यों को भेदता है। और आपको अंदाजा हो कि यह रेंज कितनी है, 1400 किलोमीटर, एक दिन की पूरी सड़क यात्रा से भी ज्यादा है। कल्पना कीजिए कि एक हथियार किसी शहर से निकलता है, घंटों तक दुश्मन के इलाके के ऊपर उड़ता है और दूसरे देश में एक छोटी सी झोपड़ी के आकार के लक्ष्य को भी सटीकता से मारता है। यह सब एक पिकअप ट्रक से 15 मिनट से कम तैयारी में किया जाता है और ये दुश्मन की सिग्नल जामिंग का सामना कर सकता है। ये है सीशेन और ये तो बस कहानी की शुरुआत है। एक बात ध्यान देने वाली है, सभी प्लेटों पर हथियारों के बगल में निर्माता कंपनी का नाम लिखा हुआ था। सिर्फ एक पर ऐसा नहीं था, बिल्कुल सीशेन वाली पर। लड़ाई में हथियार के आने के 3 साल बाद भी यूक्रेन ने अब तक ये नहीं बताया कि इसे कौन सी कंपनी बनाती है, इसकी कीमत क्या है और अब तक कितने बनाए जा चुके हैं। ये चुप्पी जानबूझकर है। ये आपूर्तिकर्ताओं की श्रृंखला पर लगने वाली संभावित पाबंदियों से सुरक्षा के लिए है। ये दुश्मन से सुरक्षा भी है, क्योंकि अगर उसे फैक्ट्री का पता चला तो वह उसे मिसाइलों से नष्ट करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन तकनीकी विशिष्टताएं केवल आधी कहानी है, बाकी आधी कहानी नाम में छुपी है, क्योंकि नाम अपने आप में लगभग युद्ध की घोषणा जैसा है। यूक्रेन में जनवरी सिर्फ एक महीना नहीं है। आक्रमण की शुरुआत से ही जनवरी वह महीना बन गया है जब रूस अपने बमबारी को सबसे ज्यादा तेज कर देता है। और ये बमबारी सैनिकों के खिलाफ नहीं है, ये बमबारी बिजली संयंत्रों, हीटिंग स्टेशनों, बिजली नेटवर्क और अस्पतालों के खिलाफ है। इसका मकसद सीधा और क्रूर है, सर्दियों के बीच में हीटिंग काट देना और आम लोगों को उनके अपने घरों में ठंड से मरने पर मजबूर करना। महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, ये जानबूझकर हाइपोथर्मिया से मारने की रणनीति है। यूक्रेन में जनवरी का महीना पीड़ा का महीना है। इसलिए जब यूक्रेनी इंजीनियरों ने रूस के अंदर 1400 किलोमीटर तक उड़ने में सक्षम एक हथियार विकसित करना पूरा किया, तो उन्होंने इसका नाम यूं ही नहीं रखा, उन्होंने इसका नाम जनवरी रखा। यह कोई संयोग नहीं था, ये एक संदेश था, ये एक सांस्कृतिक संदेश था, उकेरी गई थी हथियार के पहचान कोड में। हर बार जब एक सीशेन यूक्रेनी लॉन्चर से निकलता है और रूसी हवाई क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो वो अपने नाम पर उन नागरिकों की बदले की भावना लेकर जाता है जिन्हें रूस ने ठंड से मार डाला। अब जब आपने नाम समझ लिया है, तो सबसे परेशान करने वाला सवाल आता है, आखिर इस हथियार ने उन 3 सालों में क्या किया जब ये छुपा हुआ था? जवाब, खैर, यह पिछले कुछ हफ्तों में सामने आना शुरू हुआ है। सिर्फ मार्च 2026 के महीने में यूक्रेन ने रूसी क्षेत्र पर 7000 से अधिक लंबी दूरी के ड्रोन लॉन्च किए। कुछ ने रूस में लक्ष्य पर हमला करने से पहले 1500 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय की, और यहीं से कहानी अजीब होने लगती है। पूरे युद्ध में पहली बार यूक्रेन ने रूस के खिलाफ उतने से भी ज्यादा लंबी दूरी के ड्रोन लॉन्च किए जितने रूस ने यूक्रेन के खिलाफ किए। इस बारे में सोचिए, वो देश जिसे आक्रमण किया गया, रोज बमबारी हो रही है, जिसकी शहर तबाह हो चुके हैं और लाखों लोग शरणार्थी बन गए हैं, वो अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सैन्य ताकत से भी ज्यादा दूर तक विस्फोटक पहुंचा रहा है। ये सिर्फ एक हथियार की बात नहीं है, ये एक ऐतिहासिक उलटफेर है और इसका असर आर्थिक आंकड़ों में भी दिखा है। रिफाइनरियों पर हमला हुआ है। कस्तो, साराटो, उस्तलुगा, प्रिमोर्स्क और नोवोरोसियस्क में रूसी तेल निर्यात प्रणाली के महत्वपूर्ण बिंदु। रूस की रिफाइनिंग क्षमता 17% गिर गई है, जो कि 1 मिलियन से अधिक बैरल प्रतिदिन के बराबर है,
जिन्हें अब प्रोसेस नहीं किया जा रहा है। तेल निर्यात, जो रूसी युद्ध अर्थव्यवस्था का मुख्य इंजन है, एक ही सप्ताह में 43% गिर गया है। 7 दिनों में राजस्व की हानि $1 अरब से अधिक हो गई है। और मार्च के मध्य में कुछ ऐसा हुआ जो क्रेमलिन के लिए लगभग एक सार्वजनिक आत्मसमर्पण जैसा है। खुद सर्गेई शोइगु, वही व्यक्ति जिन्होंने 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण के आदेशों पर हस्ताक्षर किए थे, वही व्यक्ति जिन्होंने सर्दियों के बमबारी अभियानों को मंजूरी दी थी जिनके नाम पर ड्रोन रखा गया, सिचिन ने जोर से एक ऐसी बात कबूल की जो पहले अकल्पनीय थी। उन्होंने कहा, रूस का कोई भी क्षेत्र यूक्रेनी हमलों से सुरक्षित नहीं। इस विडंबना पर ध्यान दें। जनवरी की बमबारी का जिम्मेदार व्यक्ति ने स्वीकार किया कि वो अब जनवरी नामक हथियार को रोक नहीं पा रहा था। लेकिन स्वीकारोक्ति नहीं रुकी। रूस के पेंसिल सिस्टम्स का आधा हिस्सा, जो कि वे वायु रक्षा तोपें हैं और जिनकी कीमत प्रत्येक की $15 मिलियन से अधिक है, यूक्रेनी अभियानों में पहले ही नष्ट हो चुका है। रूस के पास अपने क्षेत्र की रक्षा के साधन कम होते जा रहे हैं। सेवानिवृत्त रूसी जनरल और सांसद आंद्रेई गुरुलियोव ने स्थिति को एक वाक्य में कहा, जिसे क्रेमलिन नहीं चाहता कि बोला जाए। रूस बहुत विशाल है, सेनाएं बहुत ज्यादा फैली हुई है, लगातार सुरक्षा कवच बनाना संभव नहीं है। दूसरे शब्दों में वह कह रहे हैं कि देश अपनी रक्षा करने के लिए बहुत बड़ा है। और सिचिन इस सब के पीछे खामोश हथियारों में से एक था। और अब वो सवाल आता है जो शायद आपके दिमाग में आया हो, अगर ये खामोशी से इतनी अच्छी तरह काम कर रहा था तो अब इसे उजागर क्यों किया जा रहा है? जवाब ये है कि अब सिचिन को उजागर करना घमंड नहीं था। यह एक सोची समझी चाल थी जिसमें 3 अलग अलग प्राप्तकर्ता थे और एक साथ 3 संदेश भेजने के लिए सोचा गया था। पहला संदेश यूरोप के लिए था। ठीक एक दिन बाद जब सिचिन सार्वजनिक रूप से सामने आए, यूक्रेन ने बर्लिन में जर्मनी के साथ 4 अरब यूरो का रक्षा समझौता किया। 3 अरब 20 करोड़ पेट्रियट मिसाइलें और वायु रक्षा लॉन्चरों के लिए मध्यम दूरी के 5000 ड्रोन की संयुक्त उत्पादन, जिनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता है। और शायद हमारी कहानी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, 300 मिलियन यूरो विशेष रूप से यूक्रेनी गहरे हमले की क्षमताओं के लिए निर्धारित किए गए हैं। यानी ऐसी हथियार जो मोर्चे की रेखा से बहुत दूर दुश्मन के इलाके के दिल तक लक्ष्यों को भेदने में सक्षम हैं। यही वह श्रेणी है जिसमें सिचिन आता है। 3 साल की जंगी सेवा का प्रमाणित अनुभव रखने वाले ड्रोन को इतनी बड़ी डील फाइनल होने से एक दिन पहले दिखाना, ये दिखाता है कि प्रोडक्ट पूरी तरह तैयार है, टेस्टिंग के स्टेज में नहीं है। ये एक शोकेस है जो निवेशकों के लिए बनाया गया है, पर्यटकों के लिए नहीं। दूसरी संदेश मास्को के लिए था। और शायद यही सबसे परेशान करने वाली बात है। जरा सोचिए, अगर सिचिन 3 साल तक छुपा रहा जबकि वह रूसी क्षेत्र पर हमला कर रहा था, तो यूक्रेनी शस्त्रागार में और कितने हथियार अभी भी छुपे हुए हैं। अब रूस को हर इंटरसेप्शन में मानना होगा कि जो ड्रोन आ रहा है वह कुछ भी हो सकता है। ये रक्षा आकलन को सबसे खराब संभावित स्थिति मानकर चलने पर मजबूर करता है। हर फैसला, हर खर्च, हर सिस्टम को उन खतरों को ध्यान में रखना होगा जिनका नाम रूसी खुफिया एजेंसी भी नहीं जानती। और तीसरा संदेश वॉशिंगटन के लिए था। जब संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान के साथ संघर्ष के कारण अपने पेट्रियट मिसाइलों के भंडार को मध्य पूर्व भेज रहा है, यूक्रेन एक शांत संदेश दे रहा है। हम इंतजार नहीं कर रहे हैं, हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रिय सीबिहा ने घोषणा की कि आज 95% लंबी दूरी के हमले यूक्रेनी निर्मित हथियारों से किए जा रहे हैं। देश के रक्षा क्षेत्र में 4 लाख से अधिक लोग काम करते हैं। फ्रंटलाइन पर इस्तेमाल आधे से ज्यादा हथियार अब यूक्रेन में बनते हैं। व्हाइट हाउस के लिए संदेश साफ है, अगर आप जारी नहीं रह सकते तो हम जारी रखेंगे। 3 संदेश, 3 प्राप्तकर्ता,
एक प्रस्तुति हर एक अपने आप में अहम है। भू राजनीतिक मूल्य में करोड़ों डॉलर। इतिहास में शायद ही किसी छोटे देश ने इतने कम साधनों से इतना कुछ किया हो। अब हम शायद इस कहानी के सबसे अहम बिंदु पर पहुंच गए हैं। सिशेन, चाहे वो जितना भी प्रभावशाली हो, यूक्रेन के शस्त्रागार का सबसे शक्तिशाली हथियार तो दूर दूर तक नहीं है। ये एक हिस्सा है, एक गियर है उस पारिस्थितिकी तंत्र का जिसे दुनिया अभी भी समझने की कोशिश कर रही है। उदाहरण के लिए फ्लेमिंगो नाम का एक हथियार है। ये एक यूक्रेनी जमीन से लॉन्च होने वाली लंबी दूरी की मिसाइल है जिसकी रेंज 3000 किलोमीटर है। ये सिशेन की रेंज को दोगुना कर देती है। इसका वारहेड 1000 किलो से अधिक है, यानी ये सिशेन की तुलना में 25 गुना ज्यादा विस्फोटक ले जाता है। एक ल्यूटी भी है, एक ड्रोन जो अपने लक्ष्य पर गिरता है और जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है, जो पहले कजान और समारा जैसी दूर दराज रूसी शहरों पर हमलों के लिए जिम्मेदार रहा है। FP-1 भी है जिसे 90% हिस्से यूक्रेन के अंदर बनाए गए पुर्जों से तैयार किया जाता है, यानी लगभग कुछ भी आयात पर निर्भर नहीं। मोरोक, बार्स, ओब्री, हुटा, नेपटून भी है। हथियारों का पूरा परिवार है, सबकी अलग प्रोफाइल है। हर हथियार खतरे के नक्शे के एक हिस्से को कवर करता है और ये सब कुछ सिर्फ 3 साल में बनाया गया, एक ऐसे देश में जहां हर दिन शहरों पर बमबारी हो रही थी, जहां पावर प्लांट्स तबाह किए जा रहे थे, दसियों लाख लोग शरणार्थी बन गए, अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई और सैनिक मोर्चे पर मर रहे थे। 3 साल में एक देश ने जो पूरी तरह से युद्ध में था, दुनिया के सबसे विविध दूरगामी प्रहार शस्त्रागारों में से एक का औद्योगिकरण कर दिया। और सिशेन तो बस इस सब का एक डूबा हुआ हिस्सा था। और इसमें एक जबरदस्त विडंबना है। आक्रमण की शुरुआत में 2022 में रूसी खुफिया एजेंसी ने अनुमान लगाया था कि यूक्रेन 3 दिनों में गिर जाएगा। इसके बजाय नियो क्रेमलिन ने यूक्रेन को वही सब कुछ दे दिया जिसकी उसे ये सब बनाने के लिए जरूरत थी। समय, प्रेरणा, पश्चिमी तकनीक तक पहुंच और एक अस्तित्वगत कारण कि अब कभी भी किसी पर निर्भर ना रहे। इसी दौरान यूक्रेन भर में फैले औद्योगिक गोदामों में ऐसे पतों पर जिन्हें कोई जान नहीं सकता इंजीनियर काम कर रहे थे, जिनके नाम कोई कभी नहीं सुनेगा। वे चुपचाप सिशेन का डिजाइन कर रहे थे। मॉड्यूलर वॉरहेड्स, पिस्टन इंजन, इलेक्ट्रॉनिक युद्धरोधी नेविगेशन सिस्टम बना रहे थे, जबकि उनका अपना देश रात में बमबारी झेल रहा था। पुतिन ने सेना की कमी के कारण युद्ध नहीं हारा। उसने रणनीतिक बढ़त इसलिए खो दी क्योंकि उसने यह गलत अंदाजा लगाया कि एक जनता कितने समय तक लड़ाई झेल सकती है। और यही हमें उस नतीजे तक ले जाता है जिसे शायद आपने महसूस नहीं किया होगा। गहरी सांस लीजिए, क्योंकि अब जो आने वाला है वो इस पूरी जंग को समझने का हमारा नजरिया बदल देगा। 3 साल पहले अगर किसी ने किसी अमेरिकी, रूसी, फ्रांसीसी या चीनी जनरल से कहा होता कि यह मुमकिन है, एक मध्यम आकार का देश जो लगातार बमबारी झेल रहा है, जिसके पास महाशक्ति जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, वह गुप्त रूप से एक पूरा गहरा हमला कार्यक्रम तैयार कर ले जिसमें कई हथियार सालों तक बिना दुश्मन को पता चले काम करते रहे, ऐसा सुनकर वह जनरल हंस पड़ता। वह कहता है कि यह नामुमकिन है। इसके लिए दशकों की मेहनत, बड़ा बजट, सुरक्षित प्रयोगशालाएं और जटिल लॉजिस्टिक्स चाहिए। यह सिर्फ अमेरिका, रूस, चीन जैसे देशों के बस की बात है, हमले का शिकार देश के लिए नहीं। यूक्रेन ने अभी अभी साबित कर दिया कि वे सभी गलत थे और यही बात आने वाले दशक के युद्ध के नियम बदल देती है, क्योंकि अगर यूक्रेन ये कर सकता है तो कोई भी मध्यम आकार का देश सही सिद्धांत, राजनीतिक इच्छा शक्ति, स्थानीय इंजीनियरिंग और समर्थन के साथ अब सिद्धांत रूप में वही कर सकता है। और यहाँ कहानी एक ऐसा चक्र पूरा करती है जिसे सबसे अच्छा पटकथा लेखक भी नहीं लिख सकता, क्योंकि इसमें एक दुखद समानता है कि आज सार्वजनिक रूप से ये बयान देने वाले व्यक्ति वास्तव में सर्गेई शोइगु हैं। 12 साल तक
रूसी सेना का नेतृत्व करने वाला आदमी। वो आदमी जिसने 2022 में 3 दिन में यूक्रेनी राजधानी कब्जाने का वादा किया था और यूक्रेनी बिजली घरों के खिलाफ हर शीतकालीन अभियान चलाने का आदेश दिया। आज वही व्यक्ति लगभग भावुक होकर 4 नाटो देशों पर रूस के खिलाफ आक्रामकता में सहभागी होने का आरोप लगा रहा है। आक्रमण के वास्तुकार अब लाचारी के प्रवक्ता बन गए हैं। जिसने सर्दियों को जन्म दिया वही आदमी अब जनवरी नामक हथियार की शिकायत कर रहा है। शायद इससे ज्यादा स्पष्ट तस्वीर नहीं हो सकती कि ये पूरी जंग किस तरह बदल गई है। रूस के लिए इसका परिणाम बहुत कठोर है। 70 सालों तक शीत युद्ध की शुरुआत से ही एक चीज थी जिसे डर का एकाधिकार कहा जाता था। रणनीतिक खतरा मास्को से बाहर की ओर आता था। रूसी ही अपने पड़ोसियों को धमकी देते थे, कभी उल्टा नहीं होता था। अब पीढ़ियों में पहली बार रणनीतिक खतरा एक छोटे गरीब पड़ोसी से आ रहा है। ये जलती हुई रिफाइनरी के रूप में आता है, ये निर्यात में गिरावट के रूप में आता है, ये झुंड के रूप में आता है, ये एक ऐसे हथियार के रूप में आता है जिसका नाम सर्दी के महीने पर रखा गया है। ये हर दिन आता है और ये चुपचाप आता है। अगर इस वीडियो ने आपको इस युद्ध में क्या हो रहा है इसे समझने में मदद की है, जिस तरह से आम खबरें नहीं बताती, तो मेरे लिए एक साधारण काम कीजिए। इसे भू राजनीति में रुचि रखने वाले से साझा करें और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो मिस न करें। हमारे पास और भी कहानियां हैं। अगली बार तक मिलते हैं।